अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ FE नाउ का। देखिए बेटे, कल हमने बात करी हिस्टोग्राम की। आज हम मजीद बात इस पर करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलिटी। तो हिस्टोग्राम में हमने क्या कहा, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। तो आज जरा हम बात करेंगे, सपोज यू हैव गिवन लाइफ टाइम of some objects or some bulbs. For example, यहाँ पर ये information है, lifetime of some bulbs and their frequency, number of lamps. (300 to 400). The bulb is having lifetime of 300 to 400 hours. Such bulbs are 14. 400 to 500. Bulb is having lifetime of 400 to 500 hours are 56. 500 to 600. Such bulbs are 60. Then 600 to 700, such bulbs are 86. 800 to 900, such bulbs are 62. 600 to 700 के बाद है 700 to 800. 700 to 800. They are 74. Then 800 to 900, such bulbs are 62. 900 to 1000, such bulbs are 48. And total bulbs are 400. We need to draw histogram for this information. हम इसके लिए क्या करेंगे, हम हिस्टोग्राम डालें। ठीक है, देखिए इसके लिए हम हिस्टोग्राम कैसे डालें। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन लेंगे और यहां से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, और यहां से हम रखेंगे जो नंबर ऑफ बल्ब्स है, बल्कि जो ये है लाइफ टाइम, यहां पर है लाइफ टाइम इन आवर्स, और यहां से हम लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स or number of lamps rather. Then 400, 500, 600, 700, 800, 900 and 1000. और बेटे यहां से हम लिखेंगे नंबर ऑफ लैंप्स। Let's write it in multiples of tens. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. देखिए, चूंकि जीरो बल्ब जो लाइफ टाइम हैविंग बल्ब इज हैविंग लाइफ टाइम 0, या हमारे पास 100 भी नहीं है, 200 भी नहीं है, तो हम यहां पर इस तरह एक डालते, इसको बोलते हैं हम किम। ठीक है, ये हम डालते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जो बल्ब्स है हैविंग लाइफ टाइम बिटवीन 300 फ्रॉम 300 to 400, such bulbs, as you know, we have given such bulbs are 14.
तो बेटा हम इसको ले जाएंगे, ये हो गया 300, इसको यहां तक ये हो गया 10। आपको ग्राफ पेपर पर खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि 14 कहां तक आएगा। तो इसको आप शेड करेंगे। ठीक है। देन वी हैव 400 to 500 such bulbs are 56। तो आप इसको आप लीजिए, ये है 56 तकरीबन मानिए यहां पर आएगा। तो विड्थ सेम होनी चाहिए। यहां पर इसको आप कलिंग करिए। ठीक है। इसी तरह जो 500 to 600 सच बल्ब आर 60। तो अब इसको आप थोड़ा ऊपर और ले जाइए। यहां पर ये 60 है, यहां तक इसको ले जाइए। यहां इसको 600 के साथ मिलाना है। इसको आप कलर करिए इन बार इसको। इसी तरह 600 to 786 है। तो बेटा ये हो गया 86 तकरीबन यहां पर आएगा। इसको आप ऊपर ले आओ इधर तक। थोड़ा और ऊपर लेना है। ठीक है। देखिए यहां पर रफली मैं बना रहा हूं, यहां पर विड्थ ऊपर ज्यादा आ गई, नीचे कम आ गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको स्केल से बनाना है। यू हैव टू यूज स्केल, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से बनाओगे घर पर। बस मैं यहां पर समझा रहा हूं, मेरे पास स्केल नहीं है, हैंड फ्री बनाना पड़ रहा है। इसी तरह आपके पास 700 to 800 जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इट इज 74। ये हो गया 70, ये मानिए तकरीबन 74 है यहां पर। Then 800 900 800 to 900 is 62। ये हो गया 62 तकरीबन मानिए यहां पर आएगा। और फिर 900 to 1000 इट इज 48। ये हो गया 48 तकरीबन यहां पर आएगा। तो ये बनेगा इसका हिस्टोग्राम। क्या बनेगा? हिस्टोग्राम। अब अगर हम इसी डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है इट इज ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे और हिस्टोग्राम में जो विड्थ्स होती है, ऊपर की विड्थ्स, उन विड्थ्स का हम मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है। अगर ये तो हो गया हिस्टोग्राम। अगर मैं इसी हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाऊं तो आपको क्या करना है, जो यहां पर ईच बार है, हर एक जो अपनी ये बार बनाई है, रेक्टेंगल बनाए, इनकी जो ऊपर की विड्थ है, उन विड्थ्स का आपको मिड पॉइंट लेना है। जैसे मैं यहां पर इसका मिड पॉइंट लूं, फिर इस बार का मिड पॉइंट लेंगे, फिर यहां पर मिड पॉइंट लेंगे, फिर यहां पर मिड पॉइंट लेंगे, यहां पर भी मिड पॉइंट लेंगे, यहां पर भी मिड पॉइंट लेंगे और यहां पर भी मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है। तो जो अपर हॉरिजॉन्टल साइड है इनका हम मिड पॉइंट लेंगे, फिर इन मिड पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है। इनको आप ज्वाइन कर दीजिए इन मिड पॉइंट्स। ठीक है। तो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये जो हमारे पास ये बनेगा इट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है ना। तो दे फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है ना। और ये जो एंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है दे आर प्रेफरेबली एक्सटेंडेड टू इमेजिनरी क्लास इंटरवल्स। देखिए इनको हम एक्सटेंड करते हैं, यहां से इनको एक्सटेंड करते हैं क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल 9 to 100 ही है ना।
आप एक इमेजिनरी क्लास लीजिए 1000 to 1100, लेकिन ये इमेजिनरी लेना नहीं है। अब इसका मिड पॉइंट लीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। यहां से देखिए भाई 300 से पहले क्या आएगा 200, ठीक है, उसका मिड पॉइंट लेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करिए इस इमेजिनरी मिड पॉइंट के साथ, ठीक है। सो वी ज्वाइन दीज मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। जो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स है इनके मिड पॉइंट्स हम ज्वाइन करते हैं और दे फॉर्म ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। और एंड्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के जो एंड्स है, ये वाला एंड और यहां पर ये वाला एंड, दे आर एक्सटेंडेड, इनको हम एक्सटेंड करते हैं टू द इमेजिनरी क्लास इंटरवल मिड पॉइंट्स। तो 300 से पहले क्या आएगा 200, उस ये इमेजिनरी क्लास इंटरवल है 200 300, इसका मिड पॉइंट। और इसी तरह यहां पर 1000 to 1100 उसका मिड पॉइंट, उनके साथ ज्वाइन करेंगे, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो दूसरा तरीका है, हम इसको विदाउट हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं। जैसे आपको लेना है 300 to 400, उसकी फ्रीक्वेंसी है 14 है ना, 300 to 400 की फ्रीक्वेंसी है 14। तो आप विदाउट ड्राइंग हिस्टोग्राम आप इसका मिड पॉइंट लेंगे, फिर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अंडरस्टैंड? ओके। इसके बाद जो मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी, इसके बाद जो इसमें है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी। और उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज, मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए भाई, हम एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर अ वेरिएबल एक्स, ठीक है ना। व्हेन इट इज वेरिएबल, तो ये इट विल टेक मेनी वैल्यूज, इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल इट एज्यूम्स द वैल्यूज x1, x2, x3 so on xn। सो कंसिडर अ वेरिएबल x, ठीक है ना। और लेट सपोज करेंगे जो x1, x2, x3 so on xn, these are the n values of this variable x। तो फिर हम पहला जो है मीन हम कैसे डिफाइन करेंगे, देन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, और सिंपली इसको हम मीन भी बोलते हैं या एवरेज भी बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसे सो मीन और अर्थमेटिक मीन और एवरेज, इट इज एक्स बार, ये होता है बराबर x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn डिवाइड बाय, और जो समटाइम इज रिटन एज समेशन x रनिंग फ्रॉम 1 to n xi डिवाइड बाय n। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, और सिंपली मीन ऑफ द डेटा। से फॉर एग्जांपल, you have the runs scored by 11 players of a team. They scored runs 50, 40, 20, 20, 16, 14, 10, 0, 12, 12 and 36। ओके। अब अगर मुझे ये देखना होगा व्हाट आर द रन स्कोर्ड बाय प्लेयर, व्हाट इज द एवरेज रन और व्हाट इज द मीन रन स्कोर्ड बाय प्लेयर, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 36 डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने हैं 11। तो यहां जो हमें नंबर मिलेगा दैट विल बी द रन स्कोर्ड बाय वन प्लेयर, ठीक है ना। सो वी से और वी डिफाइन अर्थमेटिक मीन एज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड। फिर इसमें दूसरी टर्म है मीडियन। क्या है? मीडियन। मीडियन। व्हाट इज मीडियन? देखिए भाई, अब इस x का जो वैल्यू है, अगर हम इसके जो वैल्यूज है वी राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। वैल्यूज ऑफ जो x है, x के अभी हमने देखा x1, x2, x3 सो ऑन xn। अगर ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तब जो इस डेटा की मिडल मोस्ट टर्म होगी दैट इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। देखिए अभी हमने बात करी रन स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर्स। मैं दोबारा इसी पर आऊं। फॉर एग्जाम्पल द रन स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर्स आर 40, 20, 30, 19, 16, 14, 5, 10, 11। ठीक है ना? 20, 14, 15। Okay. Suppose these are the runs scored by the 11 players of a cricket team. अब बेटा आप ये देखिए जो डेटा है it is not arranged in increasing order or in decreasing order. तो इस डेटा को पहले हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, देखिए लेट्स राइट इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और यू मे राइट इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो आपकी मर्जी। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। सबसे छोटी टर्म है 10, पहले 10 लिखेंगे। 10 के बाद 11 लिखेंगे। ठीक है ना? 11 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद 14 है। 14 कितनी बार है? 2 बार। 14 2 बार है, यहां पर भी है 14 और यहां पर है 14। इसके बाद 15 लिखेंगे। 15 एक बार है। ठीक है ना? फिर 16 भी एक बार है। 17 तो कहीं पर भी नहीं है। 18 नहीं है। 19 है। 19 एक बार है। फिर 20 एक और एक 2 बार है, तो लिखेंगे 20। फिर 21, 22 तो कहीं पर भी नहीं है। फिर लास्ट में 30 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कोई टर्म रह गई ना यहाँ पर? 10, 11, 40। ठीक है, देखिए बेटा अब ये 11 टर्म्स आ गए। अब इन 11 टर्म में जो मिडल मोस्ट टर्म होगी, जो सबसे बीच में टर्म होगी, देखिए 11 टर्म्स है। 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको यहां पर रखिए। दिस इज 6 टर्म, इसको हम सर्कल करेंगे। अब देखिए इस सर्कल टर्म से के राइट लेफ्ट साइड में 5 टर्म्स आ गई। यहां से कितनी आ गई? 1, 2, 3, 4, 5। यहां से भी 5, यहां से भी 5 टर्म्स है और यहां से भी 5 टर्म्स है। तो जो मिडल मोस्ट टर्म है दैट इज 16। ये 16 इस डेटा का मीडियन बन गया। लेकिन ये तभी हम निकाल सकते हैं जब टर्म्स किसमें हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप यहां पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म ये आती, यहां से 5 टर्म, यहां से 5 टर्म, बीच में आती 19। लेकिन 19 इसका मीडियन नहीं है क्योंकि ये डेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद जो मिडल मोस्ट टर्म होगी दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा। अब यहां पर एक और बात हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो सकती है। जैसे यहां पर आपने देखा 11 टर्म्स है, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तब मिडल मोस्ट टर्म एक ही होती है और वही टर्म मीडियन बनती है। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक और टर्म ऐड कर दूं, एक और मैंने 10 ऐड कर दिया, या चले मैंने 8 ऐड कर दिया, एक और टर्म। अब बेटा कितनी टर्म्स बन गई? अब ये बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये 12 टर्म्स बन गई। अब यहां मिडल मोस्ट टर्म एक ही नहीं है। देखिए अगर आप ये लेंगे मिडल मोस्ट टर्म, तो यहां से 6 टर्म्स आएंगी, यहां से 5 ही आएंगी, है कि नहीं? तो मिडल मोस्ट टर्म जो है, अब यहां पर मिडल मोस्ट 2 टर्म्स आएंगे, ये 2 टर्म्स आएंगे मिडल मोस्ट। अब 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड में आ गई, 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड में भी आ गई। सो मिडल मोस्ट वी हैव 2 टर्म्स। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तब हमारे पास 2 मिडल मोस्ट टर्म्स होती है।
और उस केस में अगर मानिए ये ए है और ये बी है, now if number of terms are even, then there are two middle most terms, for example a and b, and a plus b by 2 will give the median of the data. तो इस केस में अगर हम देखेंगे एक टर्म 15 है, दूसरी 16 है, 15 plus 16 that is 31 divided by 2 or it is 15.5. So 15.5 is the median of the data है. तो हम देखते हैं जो 15.5 वो इस डेटा की टर्म नहीं है. तो जो मिडल मोस्ट टर्म है यहाँ पर दो मिडल मोस्ट टर्म्स बन गई. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तब मिडल मोस्ट टर्म्स दो होंगी और उन दो का जो अर्थमेटिक मीन या उन दो की जो इन दो टर्म्स का सम डिवाइड बाय 2 दैट विल गिव द मीडियन ऑफ द डेटा. और नंबर थर्ड इज मूड. मूड आपको मालूम है डेटा में जो टर्म सबसे ज्यादा टाइम्स आती है, जिस टर्म की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द मूड ऑफ द डेटा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं इसी डेटा की हम बात करेंगे. इससे फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एक और 14 ऐड कर दूंगा. अब देखिए भाई इसमें कौन सी टर्म है जो सबसे ज्यादा बार आकर हुई. 14 1 2 3 बार है. सो द टर्म विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड द मूड ऑफ द डेटा. द टर्म which occurs most frequently, जो टर्म सबसे ज्यादा बार डेटा में एग्जिस्ट होगी उस टर्म को बोलते हैं हम मूड ऑफ द डेटा. सो दीज आर सम टर्म्स. इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज उठाएंगे, लेकिन आप इन वीडियोस को देखिए और मेहनत करिए. अल्लाह हाफिज.